अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि कराची का इलाका है उर्दू बाज़ार, जहां पर बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं, वहां रेंजर्स ने छापामार कार्रवाई की और जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द और 1 बच्चा हलाक हो गए, जिसमें 1 खातून भी शामिल है। और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर जो किराए का मकान लेकर वहाँ पर रह रहे थे और ऐसे उनका ताल्लुक है पशीन से आए थे और उन्होंने किराए पर यह मकान लिया हुआ था और जिसने मकान दिया है उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बारे में अभी तक जो मालूमात इकट्ठी हुई है उसके मुताबिक एक शख्स जो कि कुछ दिनों पहले बल्दिया टाउन से जिसे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, उसने ये इन्फॉर्मेशन रिवील की थी कि जनाब उर्दू बाजार में यहाँ पर जो फैमिली है वो रह रही है और इस तरह से कार्रवाइयाँ करी है। एक और जो बड़ा अहम फैक्टर है वो ये कि जो उर्दू बाजार के अतराफ के इलाके हैं अगर उनके ऊपर नजर डाली जाए तो FIA का ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस है, साथ साथ सिंध असेंबली की बिल्डिंग भी अतराफ में मौजूद है, सिंध सेक्रेटेरिएट भी है, पासपोर्ट ऑफिस भी है। तो काफी सारी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं जहां से हाई प्रोफाइल लोगों की आमदोरफ्त भी रहती है। और खासतौर पर जो जैसे कि जजेस को थ्रेट्स मिल रहे थे अब से कुछ दिनों पहले, तो जजेस की भी वो रैकी कर रहे थे और रैकी करने के लिए जो उन्होंने टेक्निक इस दफा यूज की है वो ये थी कि टैक्सी लेते थे और उसमें खातून भी उनके हमरा होती थी और उसके साथ साथ जो दहशतगर्द थे वो भी उसमें ट्रैवल करते थे और बच्चा भी उनके साथ ही होता था। तो जो कल वाकया पेश आया वो ये कि 7 घंटे तक फायरिंग का सिलसिला रहा और जब रेंजर्स की गाड़ी नीचे पहुंची तो उन्होंने दस्ती बम भी फेंके और दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तमाम जो सूरत हाल है उस पर नजर डालेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। जब मेहमान मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे कराती चलूँ। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और एनालिस्ट हैं लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमें टेलीफोन बीपर पर कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने रिपोर्टर से भी जानना चाहेंगे कि अहम तरीन अपडेट इस वक्त हमारे पास क्या आ रही हैं, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। एक रिपोर्ट तैयार किए, पहले आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। किताबों से मोहब्बत करने वालों का उर्दू बाजार जब बना दहशतगर्दों की जाए पनाह तो रेंजर्स ने किया भरपूर एक्शन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इत्तेहाद टाउन से कालादम जमात के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर उर्दू बाजार की रिहायशी इमारत पर छापा मारा गया। कालादम तंजीम के दहशतगर्दों ने अहलकारों को देखते ही ग्रेनेड और खुदकार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे रेंजर्स के 4 अहलकार जख्मी हो गए। इमारत का मुहासरा किया गया तो खातून समेत 4 दहशतगर्दों ने खुद को एक कमरे में महसूर कर लिया। तकरीबन 7 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। शिद्दत पसंदों ने वक्फे से 3 धमाके भी किए। फरार होने की कोशिश के दौरान एक दहशतगर्द रेंजर्स की गोलियों का निशाना बना, जबकि 3 ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला, एमोनेशन और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। एक दहशतगर्द की शिनाख्त मोहम्मद जाहिद के नाम से हुई। सिविल अस्पताल में तमाम दहशतगर्दों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। 2 दहशतगर्दों की लाशें नाकाबिले शिनाख्त हैं। तफ्तीशी जराये के मुताबिक दहशतगर्द मरियम बिल्डिंग में 1.5 माह से कयाम पजीर थे। अलल सुबह तफ्तीशी टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलम बंद किए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक दहशतगर्द सिंध असेंबली और सेक्रेटेरिएट में मुजरा की रेकी करते थे। इधर रेंजर्स ने महमूदाबाद के मकान पर छापा मारकर साबिक मालिक मकान को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर मौजूदा मालिक मकान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक इस मकान के किराएदार दहशतगर्द चाय वाले के ही रिश्तेदार थे। कराची में रेंजर्स ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो प्लानिंग जारी थी उसके खिलाफ कार्रवाई की है और 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं, हमारे जो तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। लतीफ़ चौधरी साहब, आपकी नज़र में हमने देखा कि इससे पहले भी जो सहूलतकार है और एक शख्स जो गिरफ्तार किया गया था बल्दिया टाउन से, उसने ये इन्फॉर्मेशन रिवील की है, तो अभी तक जो लोग हैं वो आकर बस रहे हैं और अभी तक घरों को जो किराए पे देने का सिलसिला है उसकी रैकी नहीं की जा रही। खासतौर पर पुलिस ने भी इस दफा तो साथ मौजूद थी, लेकिन लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं और अभी तक ये कार्रवाइयां हो रही हैं, तो फिर किए जा रहे हैं। उस पर भी बड़ा एक सवाल उठता है कि आखिरकार अब तक कैसे ये पॉसिबिलिटीज पैदा हो रही हैं। देखें, ये बड़े शहरों का बड़ी अहम बात है। बड़े शहरों में ये बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ पे आप किसी बंदे की शिनाख्त नहीं कर सकते कि ये कौन है कौन नहीं।
ये एक शहरियों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि हमारे पास किस किस्म के लोग आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कराची में ये जो वाक़या हुआ है ये एक इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी है और उन्होंने बड़ी कामयाब कार्रवाई की है। अगर ये कार्रवाई ना होती तो बहुत से लोग जो हैं इस मामले में बड़ा नुकसान भी हो सकता था। आपको याद होगा कि लाहौर में भी एक इसी तरह का ऑपरेशन हो चुका है, वहाँ पे भी एक बड़े दहशतगर्दों का बड़ा पोश एरिया था जहाँ पे वो बैठे थे। ये एक ऐसा काम है जो बड़ा मुश्किल काम है इन लोगों को पकड़ना, इसके लिए इंटेलिजेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि बड़े शहरों में जितने भी लोग इस वक्त टेररिस्ट हैं ये सहूलतकारों के बगैर नहीं हैं। इनके सहूलतकारों को पकड़ना बहुत अहम है। लाहौर का चेरिंग क्रॉस का वाक़या उसकी सबूत है। जो इनवारुल हक बाद में मुकाबले में मारा गया वो सहूलतकार ही था, उसने अपने घर में उन लोगों को पनाह दी हुई थी। ये सबसे बड़े पाकिस्तान के इस अवाम के दुश्मन है जो अपने इन लोगों को घर किराए पे लेके देते हैं, इन लोगों को पनाह देते हैं। ये है असल मामला। इनकी बेखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं क्या? देखिए जिले हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिले हैदर, जैसे कि हमने बताया गुफ्तगू में, हमने जब आगाज किया तो बात की थी कि हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स अतराफ में मौजूद हैं उर्दू बाजार के करीब, तो क्या उनको टारगेट करना था? और अब ये जो दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, रेंजर्स को या पुलिस को, इसके बाद जो है वो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या मजीद सहूलतकार भी हैं, इनके साथी और भी हैं, या इन्होंने ही हमला करना था? क्या अभी तक तफ्तीश सामने आई है जिले हैदर? जी देखें, ये जो गिरफ्तार ऑपरेशन किया गया, ये पहले से एक गिरफ्तार दहशतगर्द था, उसकी निशानदेही पे किया गया है। तो यकीनन इनके और भी दीगर साथी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पे जो पोश इलाके हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, उसके अतराफ में ये आबाद हो जाते हैं और उसके बाद उनकी रैकी करते हैं। उनके ऑफिस आने जाने का टाइम, उनकी फैमिली का टाइम, और फिर एक वक्त आता है कि जब उनको टारगेट किया जाता है। शहीद चौधरी असलम के घर की मिसाल भी इसी तरह की है कि उनके घर को जब टारगेट किया गया वो भी कराची के पोश इलाके में था। इसी तरह ये जो दहशतगर्द जो मुकाबले में मारे गए हैं, इन्होंने जो घर लिया था रेंट पे, वो घर एक ऐसी जगह पे था जहां पर शहर के हाई कोर्ट है, इसके अलावा सिंध सेक्रेटेरिएट है, सिंध असेंबली है जहां पे वुज़रा होते हैं, तमाम आते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है दहशतगर्द ये प्लानिंग कर रहे थे, रैकी कर रहे थे। इसके अलावा FIA का ऑफिस जो कि अरसा दराज से हिट लिस्ट पर है, वो भी वहाँ पे करीबी आबाद है। तो ये तमाम दहशतगर्द जो ये एक प्लानिंग कर रहे थे दहशतगर्द हमले की, जिसको नाकाम बनाया गया रेंजर्स हुक्काम की जानिब से। इनसे जो वेपन बरामद हुआ है। अच्छा, मजीद सहूलतकार भी इनके कुछ पता चल सके हैं, या ये सिर्फ अकेले थे 4-5 लोग जो थे, या इसके अलावा और भी ग्रुप में शामिल लोग हैं जिनका पता चला है अभी तक? जी देखें, एक दहशतगर्द जिसका नाम जाहिद है, वो ये तमाम की तमाम उससे तहकीकात की जा रही है, उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और वो यकीनन जो तफ्तीशी हुक्काम है जो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी इसकी निशानदेही पे मजीद गिरफ्तारियां आइंदा चंद घंटों में जो है वो मुतवक्को है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। खासतौर पर जो तहकीकाती इदारों को एक चीज़ मौसूल मिली है वहाँ से, वो है मोबाइल फ़ोन के डाटा से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आएंगी कि ये दहशतगर्द जो कि हलाक हुए ये किन से राब्ते में थे, उनका मकसद क्या था यहाँ रहने का। इसके अलावा जो मालिक मकान और जो इस चाय वाला गिरफ्तार किया गया है जिसने ये मकान रेंट पे लेके दिया था, वो मेन किरदार है और उससे भी मजीद मालूमात हासिल होंगी। जी सही है। अच्छा, एक और चीज बताते जाइएगा कि उर्दू बाजार के अतराफ में जो गली है वहां पर कैमरे वगैरह लगाए गए हैं, और क्या वो कैमरे वर्किंग कंडीशन में थे जिले हैदर? जगह ये वाकया हुआ है, मुकाबला हुआ है, उसके मेन चंद कदम के फासले पे 6 कैमरे, हाई प्रोफाइल 6 कैमरे लगाए गए थे, लेकिन वो कैमरे बिल्कुल उनके गेट के ऊपर फिक्स फोकस करते थे। अगर वो कैमरे ठीक होते, वो तमाम के तमाम 6 के 6 कैमरे जो हैं वो नाकिस थे, खराब थे। 12 बजे जब 24 न्यूज़ ने इसकी निशानदेही की है कि ये कैमरे जो कि लगाए गए हैं लाख रुपए मालियत की, तमाम के तमाम कैमरे खराब हैं, जिसकी वजह से दहशत गर्दों की जो रोजमर्रा की नकल हरकत थी वो रिकॉर्ड नहीं की जा सकी। उसके फौरन बाद एक्शन लिया गया और गाड़ी आई और कैमरे वो ठीक किए गए। अगर ये कैमरे पहले ठीक होते तो तमाम के तमाम दहशतगर्द उनसे मिलने वाले और उनकी आमदोरफ्त जो है कि वो किस तरह जाते हैं, क्योंकि इनका एक खास तरीकेकार था दहशतगर्दों का। ये आम गाड़ी में सफर नहीं करते थे, बल्कि इन्होंने रैकी के लिए एक टैक्सी ले रखी थी, येलो कैब, उसके जरिए ये पीछे लेडीज और बच्चे को बिठाते थे, आगे एक शख्स होता था और तमाम की तमाम जो हसास तंसी बातें उसके अतराफ ये घूमते थे और रैकी करते थे और तस्वीर खींचते थे। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिले हैदर हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लतीफ चौधरी, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। जैसे हम ये देख रहे हैं कि एक तो कैमरों का मामला है कि जो कैमरे लगाए गए थे वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, वरना बहुत सारी मालूमात वहां से भी मिल सकती थी, तो ये एक बड़ा इंतजाम
हाल है वो बड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ये कार्रवाइयाँ करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कराची जैसे ख़ास तौर पे जो इतना मेगा सिटी है, वहाँ पे सिर्फ दहशत गर्दी नहीं और क्राइम माफिया बेशुमार इस किस्म के लोग हैं जो जुर्म करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, उनको पकड़ना बिल्कुल ये ठीक बात है कि उनके लिए बड़े साइंटिफिक आलात हमें चाहिए। कराची की इंतज़ामिया को अगर ये कैमरे अगर नाकस हैं तो इसका मतलब यही है कि इंतज़ामिया को तो पता होगा ना कि इनका ये कहाँ से कितने मेगापिक्सल हैं, कहाँ से ये दूर से तस्वीर ला सकते हैं, तो इसमें भी कमीशन का चक्कर होगा। लेकिन ये बात पाकिस्तान ने अगर दहशत गर्दों पर काबू पाना है तो हर अदारे को, अवाम को भी अपना रोल प्ले करना होगा, हर अदारे को अपना रोल प्ले करना होगा। आप देखें कि उन्होंने कितना मुकाबला किया, कितना असला था उनके पास। अगर रवायती पुलिस वहाँ पे जाती तो वो कभी भी काबू नहीं पा सकती थी। ये तो रेंजर का मामला है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, तरबियत ऐसी है, उनके पास असला ज़्यादा बेहतर था, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इस वजह से ये लोग काबू आ गए। वरना अगर आम रवायती हमारे थाने की पुलिस होती तो वो तो कभी भी नहीं इनको काबू कर सकती थी। बल्कि ये भी पॉसिबल है कि उनके पता भी चल जाता तो वो जाते ही ना उधर, वो कहते कि यार रहने दो, कहाँ जाना, हमने अपनी जान गंवानी है। तो लिहाजा ये बात, दहशत गर्दी जो है, दहशत गर्द बड़े साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं। लाहौर में जो दहशतगर्द पकड़े गए वो तो भी बड़े तो पोश एरिया में थे। सब आज के वाक़े के बाद ये चीज भी साबित हो गई है कि पुलिस के साथ साथ अगर कराची और सिंध की बात की जाए तो इस वक्त रेंजर्स की अशद जरूरत है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयां अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है लतीफ साहब, इसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी। मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, उनसे भी बात करते हैं। साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। कल रात जो वाकया पेश आया है उससे आप कैसे देख रहे हैं, और अभी जो दीगर सहूलतकार होंगे, मजीद तफ्तीश होगी तो क्या पता कि और भी सब ग्रुप्स हों और ज्यादा लोग हों जो कि कार्रवाइयां प्लान कर रहे हों, हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करना हो। एक अच्छा ऑपरेशन था और सबसे बड़ी बात यह है कि रद्दुल फसाद में यही इन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन है। फैसिलिटेटर, अबैटर और दहशतगर्द, इन सब का नेक्सिस एक है। बेसिकली दहशतगर्द तो बाहर से आता है, उसको लोगों को नहीं पता होता कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, अबैटर्स हैं, ये उनको रास्ता दिखाते हैं। सो इनके खिलाफ ऑपरेशन अभी क्यों गई, ये दहशतगर्द मारे गए हैं, एक पकड़ा गया है, जिससे बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उनको कौन लेकर आया था, कौन उनको फीड कर रहा था, कौन उनको टारगेट बता रहा था और उनका क्या हदफ था। तो ये चीजें पकड़ी जाएंगे तो फिर और लोगों को पकड़ने की आसानी होगी। यहाँ पर एक और बात देखें, बेसिक बात ये है कि अवाम को, नेबर्स को, प्रॉपर्टी डीलर्स को, एसएचओ को ये चीज़ों का मालूम होना चाहिए। ये सिविल सोसाइटी हैज टू जॉइन हैंड विद सिक्योरिटी एजेंसीज, तभी ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाब होगा। क्योंकि अगर ये जिस फ्लैट में रह रहे थे, जाहिर है उनके जो नेबर्स में रह रहे थे उन सबको पता होगा, और मुझे ये भी यकीन है किसी नेबर ने ही इन्फॉर्मेशन दी होगी जिस पर ये ऑपरेशन किया गया है। तो उसको इनकरेज करना चाहिए, उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और साथ ही साथ भी इससे सबक सीखना चाहिए कि आगे बढ़े, सिक्योरिटी फोर्स का साथ दें ताकि आइंदा के लिए ऐसी ऑपरेशन और आसान हो जाए। ठीक है, हारिस नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहेगा, और लतीफ चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में।
देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्ज माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। लतीफ चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। लतीफ चौधरी साहब, आपकी नज़र में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये जो कैमरे थे वो ख़राब थे, दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि जो अहम इमारतें हैं उनको टारगेट करना था, तो यकीनी तौर पर अभी भी कराची में अगर सूरत हाल देखी जाए तो रेंजर्स की बर वक्त ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो इसी चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही हैं कि अभी भी हमें बर वक्त कार्रवाइयाँ करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पुलिस, रेंजर्स सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि कराची में क़याम अमन के लिए रेंजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस किस्म के
कराची के अंदर हालात थे। अब तो कुछ बेहतरी आ गई, लेकिन बहुत पहले वहाँ पे देखे रिमशा कोई एक ग्रुप नहीं था। कराची एक ऐसा शहर था जहाँ पे तालिबान भी थे, जहाँ पे MKM के और दीगर पॉलिटिकल सियासी जमातों के जो विंग थे वो भी थे। इस तरह एक लियारी गैंग वालों का एक विंग था, वो भी था। दूसरे जो जराइम पेशा ग्रोथ है वो भी थे। ये एक बहुत बड़ा एक शहर है, इसके अंदर उतने ही बड़े माफियाज और क्रिमिनल गैंग्स और दहशतगर्द थे। तो इनको काबू पाने के लिए बिल्कुल ऐसी होना चाहिए। जो कोताहियाँ हैं सिंध हुकूमत की, बिल्कुल कोताही है कि उन्होंने अपनी पुलिस को इतना ट्रेन नहीं किया कि वो इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सके। जब तक पुलिस इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकती, उस वक्त तक रेंजर रखनी पड़ेगी, चाहे वो किसी सियासी जमात को उससे तकलीफ पहुंच रही हो, चाहे कोई हम जमहूरियत के हवाले से बात करें या कोई भी करें। लेकिन सबसे पहला काम कराची का अमनो अमान है। कराची पाकिस्तान का माशी कैपिटल है, सबको पता। अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी लहरें पूरे पाकिस्तान के अंदर जाती है। आप खुद ही सोचें कि अगर ये बंदे ना पकड़े जाते हैं तो बड़ा नुकसान कर देते हैं। क्या होता? ब्रिगेडियर साहब, ये जो वाकया पेश आया है, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया और ये कार्रवाई की गई है, तो आपके नजदीक आप समझते हैं तो पुलिस रिफॉर्म्स की बात जो कि लतीफ चौधरी साहब ने की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसे इतना इक्विप्ड होना चाहिए, और दूसरी जानिब रेंजर्स की अभी भी इतनी ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये जो कार्रवाइयां हैं ये अभी खत्म नहीं हुई है, सहूलतकार मौजूद है, इनका नेटवर्क मौजूद है और भी लोग मौजूद होंगे। तो आपकी नजर में आप क्या बेहतर समझते हैं इस वक्त? चाहिए रेंजर्स ने जितना अच्छा ऑपरेशन किया है और जितना अच्छा कामयाबी से टेररिस्ट को मारा है, एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ा है, उसके बाद सहूलतकार पकड़े हैं, बैटर्स पकड़े हैं। अभी ये कल का इंसिडेंट आप देख लें, रेंजर्स की कितनी कामयाबी से उन्होंने चार मार दिए, एक को पकड़ भी लिया जिससे और इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके साथ जो मैं बात कर रहा था वो ये कि अब सिविल सोसाइटी का बड़ा काम है, खाली अब पुलिस और रेंजर्स का हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आप हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर स्ट्रीट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, वहाँ पर एक कंडीशन लगा दें, कोई भी नया जो रेंट पे आज कर लेता है या कोई और लोग आते हैं आके किसी का ठहरते हैं, वो लोकल पुलिस को बताएं, मालेदारों को पता हो, उनकी वेरिफिकेशन हो, आपको तसल्ली कर ली जाए, उसके बाद उनको ठहरने दिया जाए। अब ये पता नहीं कितने अरसे से वहाँ पर रह रहे थे, साथ अपार्टमेंट में दूसरे लोग भी रह रहे थे, तो ये एक तशवीश की बात है। इसलिए हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और मैंने अभी तक नहीं सुना कि आप मोहल्लेदारों ने या सिविल सोसाइटी ने भी अपनी विद इन देयर ओन स्ट्रीट्स में ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इन चीज़ों में नजर रखती हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारों को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये इसके साथ फिर सिंध गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अभी जो हालात इतनी मुश्किल से रेंजर ने ठीक किए हैं, मेरे ख्याल में इतना अच्छा काम किया है और अभी लोग अमन से रह रहे हैं। अगर इस वक्त रेंजर बैरक में चली जाती है और पुलिस की वो कैपेसिटी नहीं है, या आपने पुलिस को ट्रेन कर लिया हो या आपने और नए एनरोल किए हो और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोगों को लगाया हो, तो फिर फर्क पड़ेगा। इसलिए रेंजर्स कराची में फॉर द टाइमिंग इज मस्ट, उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उनको पावर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ ट्रेनिंग्स होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि पुलिसिंग का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा तो यकीनी तौर पर वो बेहतर तरीके से कार्रवाई भी कर सकते हैं। अच्छा, इस केस को जब हम स्टडी करते हैं तो एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये कि एक खातून जो थी वो भी उनके साथ वहाँ पर रह रही थी, तो और जब वो रैकी करने के लिए निकलते थे तो एक टैक्सी लेते थे जिसमें खातून और वो बच्चा पीछे होते थे। तो लतीफ चौधरी साहब, अगर नौरीन लगारी की बात की जाए तो उसका भी माइंडसेट चेंज हुआ, वो भी सिंध यूनिवर्सिटी से, जामशेद यूनिवर्सिटी से निकलकर और लाहौर पहुंच गई और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में उसने इस्तेमाल होना था जो कि उसने खुद इंकिशाफात किए। तो खवातीन की जो इन्वॉल्वमेंट है, पहले तो बात सिर्फ एक फर्द वाहिद तक होती थी कि एक दहशतगर्द निकलता था और वो जाकर कार्रवाई कर देता था, खुद को फाड़ लेता था या जना फायरिंग करके आ जाता था, लेकिन अब पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही है, खवातीन भी इन्वॉल्व हो रही है। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त माशरे में पैदा होती जा रही है कि आप खवातीन को भी अब इन कार्रवाइयों में इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। रिमशाद, एक जो मुल्क की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम कहते हैं या जिनको हम इंतहा पसंद का नाम दे लेते हैं, उनका टारगेट खवातीन भी हैं और नौजवान लड़कियां बच्चियां ये भी हैं। उनका ख्याल ये है कि जब हम एक लड़की को इस मामले के लिए तैयार करेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। पाकिस्तान का माशरा ऐसा है
कि अगर गाड़ी में कोई खातून बैठी है या नौजवान लड़की बैठी है, उसके साथ फैमिली बैठी है, तो हम उसका एहतराम करते हैं, उसके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आते। अमूमन कोई एक आध वाक़या हो वो एक अलग बात है, लेकिन अमूमन हम ऐसा नहीं करते। और उन्हें चेकिंग में भी थोड़ी सी नरमी होती है, उसमें से भी वो निकल जाती है। ये माइंडसेट एक ऐसा बन गया, हमें तशवीश ना, हमारे लिए तशवीश का बायस ये है कि हम पहले कहते थे शायद कोई मदरसों की ये बात है या अनपढ़ देहात में कोई रहने वाले जो लोग शायद इस तरह के आते हैं। हम सबसे तशवीशनाक अमर ये है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो स्कूलों और कॉलेजों से आगे निकल के जा रही हैं, वो एक माइंडसेट ऐसा पैदा हो रहा है, वो देखें खुद कुछ बनने के लिए तैयार हो रही हैं। उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि मैं ये जो काम करने जा रही हूँ ये कितना ख़तरनाक काम है, मैं कितने बेगुनाह लोगों को मैंने कत्ल करना है और अपने मुल्क और अपने दीन की, अपने लोगों की मैंने कितनी बदनामी करनी है। हुकूमत का मेरी नज़र में ये सूबाई हुकूमतें हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, इंटेलिजेंसिया हो, अदीब हो, उन सबको इस मामले पे गौर करना चाहिए। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि ये एक दिन वाली लड़ाई नहीं है। आपने गोलियां मार के बंदे मार दिए, आपको एक निसाब तब्दील करना पड़ेगा, आपको तलीम का कोर्स तब्दील करना पड़ेगा ताकि बच्चों को उनका जो दिमाग है उनको फ्रेशनेस का एहसास हो, इंसानियत का पता हो। जब आप निसाब तब्दील करने की बात करते हैं, कोर्स तब्दील करने की बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर जहां हम हारिस साहब ने कहा कि हमें अपनी आवाम को भी ट्रेन करना होगा, तो बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की भी है। हारिस साहब शायद मेरी बात से अग्री करें कि हम जो स्कूलों में अभी तालीम दे रहे हैं उसमें दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ भी अवेयरनेस दें कि किस तरह से माइंडसेट चेंज हो रहा है बच्चों का। अगर नौरीन लगारी केस की मैं बात करूं या खातून की, जो खातून इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी अगर हम बात करें, तो ये तो एक पढ़ा लिखा तबका है ना जो कि अब इस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हो रहा है। हारिस साहब, जो हम माशरे की अपना जिक्र कर रहे हैं उसमें तो खवातीन को एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है, और अगर उन्हें ही इस्तेमाल किया जाने लगेगा तो फिर तो इन कार्रवाइयों को रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हारिस साहब, कि हमें ये समझना चाहिए कि पहले हम कहते थे मदरसे की तालीम चेंज करना चाहिए, उनका सिलेबस चेंज करना चाहिए। अब ये बच्चों जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, NIDs हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, फिर आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ के बच्चों का माइंड ये हमें चेंज करें। और ये बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर ऑन आवर चिल्ड्रन। ये जो आपको सोशल मीडिया पे आ रही हैं बातें आ रही हैं, और उसके बाद हमें चाहिए कि कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके उलमा जाएं, जो पढ़े लिखे लोग, मॉडरेट लोग हैं, वो उनको फिट करें, इस्लाम के असल रूप बताएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थे, क्या वो उनके आइडिया से इस्लाम, इस तरह इस्लाम को वो प्रीच करते थे। ये बातें हमें अब वहाँ जाके बच्चों को की हैं, और उसके साथ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखेंगे अगर 1 के 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो है वो क्यों ज्यादा सोशल नेटवर्क पे क्या लिख रहा है, कौन सी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहा है, उसके फ्रेंड्स कौन से आ रहे हैं, वो किन लोगों से मिल रहा है। अक्सर वो परेशान तो नहीं रह सकता, उसका ये अभी क्या है। अच्छा लतीफ चौधरी साहब, देखिए ना, अगर निसाब की बात की जाए, अगर उर्दू बाजार को हम देखें तो वहाँ पर जितनी किताबें शायद मिलती हैं वहाँ अभी पूरे सूरत सिंध में नहीं मिलती होंगी, शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है। तो हमें अपना लिटरेचर जो है उसे तब्दील करना होगा, ऐसे इवेंट्स क्रिएट करने होंगे जिससे ये एक हमारा जो माइंडसेट जो बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है या जो इतनी एक्सट्रीम हम सोच की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी रुके। तो क्या हम उसके लिए इकदामात कर रहे हैं? सॉफ्ट साइड पे मैं कहूँ, कल्चरल साइड पर, लिटरेचर पर, हम वहाँ तो काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और मैं ये इसमें बिल्कुल कहूँगा कि कोई सूबाई हुकूमतें हैं, चारों सूबाई हुकूमतें, और उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट, इन लोगों ने अभी तक जो निसाब में हकीकी मानों में तब्दीलियाँ वो नहीं की। आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चे एक बचपन में एक इंतहा पसंदी की तालीम हासिल करते जाएंगे, वो जब चाहे वो ऑफिसर बन जाए, चाहे वो फौज का जर्नैल बन जाए, चाहे वो एक लेक्चरर बन जाए। आपने मर्दान यूनिवर्सिटी में नहीं देखा कि वहाँ पे लेक्चरर जो थे वो एक तालिब इल्म को, इससे बढ़िया अलमिया पाकिस्तान का क्या होगा। ये हमारी एक नेशनलिज्म, हमारा जो एक कौमी मौत थी उस दिन मर्दान यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ कि एक लेक्चरर जो थे वो उस मामले में उसके साथ थे। तो ये ऐसे गोलियों से नहीं ये ठीक होगा। इसको ठीक करने के लिए हमें स्कूलों का निसाब तब्दील करना पड़ेगा और बड़ी रैपिड चेंजेस करनी पड़ेंगी उनमें, माशरती अलूम बिल्कुल उसके चीज़ें ला के। तो फिर हम जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे, आप इस वायरस को ख़त्म नहीं कर सकते।
रिमशा ये एक वायरस है, जैसे कैंसर वायरस होता है, कोई भी वायरस, ये हमारे जिस्म में फैल चुका है। हमें इलाज का पता है, लेकिन हम डरते हुए, जैसे बाज़ औक़ात हम ऑपरेशन से डरते हैं ना कि यार मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरना है, तो हमने भी ये बतौर कौम फैसला कर रखा है कि हमने ऑपरेशन नहीं करवाना, हमें करवाना पड़ेगा ये ऑपरेशन, वरना हम इस वायरस से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। बिल्कुल लतीफ़ चौधरी साहब बजा फरमा। और मामला अब गोलियों, बंदूक और बारूद से निकलकर हमारी सोच तक पहुंच गया है। अगर हमें तब्दीली लानी है तो अपनी सोच के अंदर लानी होगी। ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज माशरे के अंदर हमें क्रिएट करनी होगी, अपने निसाब को बदलना होगा, अपने लिटरेचर को बदलना होगा और ऐसी तब्दीली लानी होगी जो कि माशरे में खुश फिजा कायम कर सके, ताकि हम सब खुशी से रह सकें, हमारे दिमाग हेल्दी रह सकें। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ साथ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और तलबा पर फायरिंग की गई, जिसमें मुतादिद तलबा तालबात जख्मी हो गए। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 पूरी समाअत हुई। इसके दौरान इलेक्शन कमीशन में जो मुख्तलिफ पिटिशंस थी उनके ऊपर समाअत नहीं हुई, मासवाए वो जो जहांगीर तरीन और इमरान खान के खिलाफ थी। नतीजतन क्या हुआ कि जमाली साहब की जो बेंच था उन्होंने कह दिया कि जी आपने कमीशन बनाना तो बता दें, जो कि इंसिडेंटली ऑर्डर्स में ये चीज मौजूद है, मैं लेके आया हूं कि पहले दिन जब हियरिंग हुई है फुल बेंच ने पूछा है तमाम फ्रीकैन से कि क्या आप कमीशन बनाने पर रजामंद है, और सब ने उसमें हामी भरी कि हम कमीशन बनाने पर रजामंद है, जमा इमरान खान। ये रिकॉर्ड की बात मैं आपसे कर रहा हूं। और सारा केस सुन के जब मालूम पड़ गया कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके और कमीशन का हवाला दिया गया, तो उस वक्त कहा गया कि जी हम बायकॉट करेंगे। थ्रेट किया गया कि ये इंसाफ के जो है ना तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, ये फरार किया जा रहा है, इस तरह की बातें सारी इमरान खान की तरफ से। तो वो जो केस था इलेक्शन कमीशन में वो सुनते चले आए और इस महीने की 14 तारीख को उसका फैसला किया गया, जिसमें यह कहा गया कि दफा 62 आइन की और दफा 63 जो है वो दो अलग-अलग हैं, और 62 जो है वो सिर्फ जो इलेक्शन से पहले है, यानी कागजात नामजदगी से पहले अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में इस्तेमाल की जा सकती है। जब एक दफा इलेक्शन हो जाए और मेंबर बन जाए उस वक्त सिर्फ 63 का हवाला दिया जा सकता है, 62 का हवाला नहीं दिया जा सकता। मासवाए डुअल नेशनैलिटी में
और डिफेक्शन क्लॉज में। तो ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और तलबा पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में मुताद्दिद तलबा जख्मी हो गए। एक हफ्ते तक जारी रही है कशीदगी। उसके बाद दोबारा स्कूल और कॉलेजेस खोले गए। तो तालिब इल्मों ने जब मुजाहरा किया तो उसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, और जिसके नतीजे में मुताद्दिद तालिब इल्म जख्मी हो गए। तालिब इल्मों ने भी पुलिस और नीम फौजी एहलकारों पर पथराव किया, जिसके नतीजे में जो कार्रवाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और जो तलबा थे वो आज़ादी के हक में नारे बुलंद करते रहे। तमाम तरीन जो सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर की, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मिशाल मलिक साहब मौजूद हैं जो कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है, उनसे भी बात करेंगे। लतीफ़ चौधरी साहब भी हमारे साथ होंगे। मिशाल, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ये जो हम एक जिद्दोजहद देख रहे हैं और जो तलबा है उनके ऊपर फायरिंग की गई है जो कि हुसूल इल्म के लिए निकले थे, कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ती जा रही हैं, भारतीय जारियत मजीद बढ़ रही है। कैसे अब इसकी रोकथाम हो और हमें क्या करने की इस वक्त जरूरत है? हम कैसे आप लोगों का साथ दे सकते हैं इस वक्त? मिशाल, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो भारतीय जारियत है वो बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान को क्या करना होगा और कैसे हम कश्मीरियों का साथ दे सकते हैं इस वक्त? लतीफ़ चौधरी साहब, यही सवाल अगर मैं आपकी जब बढ़ूँ, फरमाइए। ये एक सिंपल सी बात है कि हिंदुस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो पॉलिसी साज हैं, वो कश्मीर की सूरत हाल को उस तरीके से नहीं समझ रहे जिस तरीके से उन्हें समझनी चाहिए। उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो जबर या दबाव के ज़रिए या एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इलेक्शन करवा के वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करके इस मसले को वो दबा नहीं सकते। ये मसला एक आवाम के ग्रास रूट लेवल तक पहुँच चुका है। जब आप खुद ही देखें कि जब तालिब इल्म, स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे जब किसी सिक्योरिटी एजेंसी पे पथराव शुरू कर दें तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लहर जो है वो कितनी दूर तक पहुँच चुकी है। हिंदुस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो एक उनका जो विज़न है
इंडियन पॉलिटिशियंस का, उनका मीडिया का, आप उनके अगर मीडिया को फॉलो करें, उनको मीडिया को देखें, तो वहाँ पे जिस किस्म की गुफ्तगू होती है वो शायद ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अगर कश्मीर के अंदर कोई पॉलिसी में लचक पैदा की या वो अलहदा उसको कोई एक स्टेटस मिल गया तो हिंदुस्तान के जो एक यूनिटी है इसको नुकसान पहुँचेगा। 1947 में वो समझते हैं कि एक पाकिस्तान बन गया, हम दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन शायद उन्हें इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा हो रहा कि हकीकतों को तस्लीम करना ही कौमों की तरक्की की ज़मानत होती है, सिविलाइज्ड कौमों का मामला होता है। इस खित्ते के अंदर जो इस वक्त फसाद की जो जड़ बना हुआ है वो कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का एक मखसूस माइंडसेट है। जैसे हम दहशतगर्दी के माइंडसेट की बात कर रहे थे, ये भी एक हिंदुस्तान का एक माइंडसेट है। उनकी सोच है कि हमने ये नहीं होना, चाहे जितने मर्जी बंदे मर जाएं, जितना मर्जी उनका असला खर्च हो जाए, वो कभी पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाएंगे, वो जो भी करेंगे। आज भी ये बात उनको तस्लीम कर लेनी चाहिए। नहीं तो देखिए ना लतीफ़ साहब, ये हिंदुस्तान का माइंडसेट है, तो क्या पाकिस्तान की जो सोच है या पाकिस्तान का जो माइंडसेट है, तो क्या हम उसे सिफारती सतह पर पहुंचा रहे हैं उस तरीके से? क्या हमारा मैसेज जा रहा है वहां पर या नहीं जा रहा? और फिर कश्मीरियों को, पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए कि कार्रवाइयां खत्म हो? सिफारती सतह पर भी तो कुछ इकदाम करने जरूरी है ना लतीफ़ साहब? देखें, जो एक बात है पाकिस्तान का सफारती सतह पर तो अच्छा लतीफ़ साहब, इससे पहले कि आप मुझे जवाब दें, ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी नज़र में जो सब कुछ हो रहा है और जो भारतीय माइंडसेट है उसे कैसे हम तब्दील करें, और उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस है वो सिफारती सतह पर हम कैसे शो करवा सकते हैं? पाकिस्तान को क्या करना होगा मकबूजा कश्मीर के लिए? ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन सकते हैं मुझे? ब्रिगेडियर साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। लतीफ़ साहब, यही सवाल आपकी जानिब जो मैंने आपसे पहले किया था कि सिफारती सतह पर हमें क्या करना होगा, क्या इकदाम उठाने चाहिए इस वक्त हमें? सिफारती सतह पर हमें तो सबसे पहले देखें, ये काम एक ऐसा है, पाकिस्तान जो खारजा सतह पे एक बयान जारी करता है, इंडिया के ख़िलाफ़ बात करता है, कश्मीरियों के हक़ में बात करता है, अवाम भी जहाँ तक हो सके अपना उनका साथ देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी मामला है। पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि उनकी जो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा है, इनको जो बड़ी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया इस मामले में वो शायद मुझे संजीदा भी लगती है किसी हद तक कि इस इशू को कोई हल करे। उन्होंने कहा भी है, उनकी तरफ से मैसेज भी कन्वे हुआ है। तो इस मौके पर पाकिस्तान का जो अमेरिका में के अंदर सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के जो खारजा अमूर के जितने भी लोग हैं, उनको वहाँ पे एक लॉबिंग करनी चाहिए, बरतानिया पे एक लॉबिंग करनी चाहिए ताकि इंडिया पे दबाव बढ़े और वो इस सूरत हाल को समझे और पाकिस्तान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करे ताकि इस मसले का कोई ना कोई हल नहीं। तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए प्रेशर दे रही है? सवाल तो यहाँ पर ये भी ना ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे ही सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक तो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है आप उस पर क्या कहते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको लगता है कि अपना किरदार अदा कर रही है? मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान में जेनोसाइड यानी कत्ले आम, मैस रेप और हर किस्म का ब्रूटैलिटी और टॉर्चर और अट्रॉसिटी शुरू की हुई है। ये तो अब पहले भी पता था सबको, और फेसबुक और व्हाट्सएप के जमाने में तो सारी दुनिया को पता है। तो ये मसला नहीं है कि पता नहीं है किसी को, पहली बात। तो कल आप ये कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या दुनिया क्या कर रही है, और हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट जो पाकिस्तान के रिफॉर्म के लिए और यूनिटी के लिए बनाई गई दिफा के लिए, वो ये सवाल पूछती है कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट क्या कर रही है। देखिए, जब तक आपका मतलब पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी एंड पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी क्लियर नहीं होगी तो पाकिस्तान दुनिया क्या करेगी? ये प्राइमरी इंटरेस्ट तो हमारा है ना, कश्मीर के लोग हमारे हैं, पानी वहां से हमारा है और इलाका हमारा है जिस पर हिंदुस्तान का कब्जा है। अमेरिका का या रूस का या किसी ब्राजील, तो ये सेकेंडरी है ना, प्राइमरी इशू पाकिस्तान का है। आप डिमांड करें कि हिंदुस्तान कश्मीर से फौज निकाले, क्या ये डिमांड पाकिस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने या अपोजिशन ने, हैज एनीबडी? आपकी तो पॉलिटिकल एलीट खुद कॉम्प्रोमाइज है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के पास कश्मीर के लिए टाइम नहीं है, उनके पास टाइम है सिर्फ पनामा लीक अपने जाती मफाद, एक चला जाए दूसरा आ जाए, पाकिस्तान को लूट। तो आपको
कश्मीर के लिए एक नेशनलिस्ट लीडरशिप चाहिए जो पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर करे, दूसरा हिंदुस्तान की पॉलिसी क्लियर करे। आप कहते हैं जी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है, वो कहते हैं कश्मीर एक अंग है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो फिर कहाँ से दोस्ती होगी? दोनों बातें नहीं हो सकती। यू कैन हैव योर केक और यू कैन ईट योर केक। तो आपके कश्मीर की जब सपोर्ट करनी है तो आप ये बात करें कि हमारा इंटरेस्ट कश्मीर और कश्मीर में है, हमारा हिंदुस्तान और नॉर्मल रिलेशन रखे, अच्छी बात है, हम भी वो कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर वो जुल्म करेगा और वहाँ फौज मौजूद रखेगा, हम उसको यकीनन। और ब्रिगेडियर साहब, हमें आलमी सतह पर इस चीज को बावर कराना होगा कि कश्मीर हमारा था, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, रहा और रहेगा। इसके लिए हमारी लीडरशिप को इक़दाम करना होंगे। बहुत शुक्रिया जो मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। रमशा कमल को दीजिए इजाजत, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।